गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेक और बाय डिसीजन। आपको मेक और बाय का डिसीजन लेना है कि आप बनाओगे या खरीद कर लेकर आओगे। चाहे हम किसी भी बिजनेस कंसर्न की बात करें, हर एक बिजनेस को प्रोडक्ट और किसी पार्ट या कंपोनेंट की, किसी प्रोडक्ट की कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए। अब हमें ये डिसाइड करना है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने बनाना है या फिर सीधा खरीद कर लेके आना है। उसके लिए हमारे सामने बहुत सारे कोस्टिंग और नॉन कोस्टिंग कंसिडरेशन हमारे सामने आते हैं, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें बनाना है या फिर सीधा खरीद कर लेके आना है। इससे कुछ फैक्टर्स मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगी, जो कि आपको अच्छे से समझने यहाँ पर आपके सामने हैं, राइट। फिर आप डिसाइड करना कि आप प्रोडक्ट को बनाओगे या फिर सीधा खरीद कर लेके आओगे। जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि आप बनाओगे या खरीद कर लेके आओगे, तो सबसे पहली सिचुएशन तो ये है कि आपको ये देखना है, आप मैन्युफैक्चर करना तो चाहते हो, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं होंगी तो आप मैन्युफैक्चर करोगे कैसे, राइट। तो उस टाइम पर आपको बाय वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि दूसरी बात आपको ये देखनी है कि आपकी अंडरटेकिंग्स की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है, क्या वो फुली यूटिलाइज है। अगर वो फुली यूटिलाइज नहीं है तो प्रोडक्ट को बनाकर आप उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप मैन्युफैक्चर करोगे, मेक करोगे। बात समझ आई? थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब आपको एडिशनल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, आपको ये देखना है क्या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं। अगर हैं तो आप बना सकते हो। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब आप सोच रहे हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की, मीनिंग खरीदने की नहीं, आपको ज़रूरत है, राइट। तो आप ये देखो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और रीज़नेबल टर्म्स में। अगर वो ईजिली अवेलेबल है और रीज़नेबल प्राइस ही है तो आप क्यों ना बनाने की बजाय उसको ख़रीद लो। फिर फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, मीनिंग जब परचेज़ करने में जो कॉस्ट लग रही है और मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लग रही है, अगर मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट कम आ रही है परचेज़ की बजाय तो आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर। सिक्स पॉइंट कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको मान लो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल के वो सारे रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे और आपको मानने पड़ेंगे, तभी आप परचेज़ कर पाओगे। सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि मान लो आपकी प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो आपको नई टेक्नोलॉजी अरेंज करनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में आप देखना कि अगर आप फील फ्री करते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इंपोर्ट वगैरह करके भी अपना काम चला सकते हो। तो ये 7 डिसीजंस आपके सामने थे, मतलब ये फैक्टर थे जिनकी वजह से आपको देखकर ये डिसीज़न लेना है कि आपको बनाना है वो प्रोडक्ट या फिर बाय करना है। तो आपको समझना है टैक्स कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये इसमें क्या कहता है कि मान लो आप मेक और बाय का डिसीज़न तो ले रहे हो, अब आपके सामने सिचुएशन ये है कि आपके पास सरप्लस कैपेसिटी है और फिर भी आप बाय करने का डिसीज़न लेते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपके सामने क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी थी और फिर भी हम बाय कर रहे हैं, इसका मतलब उस कैपेसिटी का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको बेच के आना पड़ेगा, और अगर बेच के आएंगे तो वहाँ से हमारे को कैपिटल गेन अराइज होएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लो आपने डिसीज़न ले लिया भाई मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, और अब आप मैन्युफैक्चर करने का डिसीज़न ले रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आपको नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स लगानी पड़ रही है, और जब आप लगा रहे हो तो आपका खर्चा हो रहा है। तो जब आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स लगाते हो तो आपको 80IB से लेकर 80IC में डिडक्शन मिल जाती है। तो वही बात ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएंगी।
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चर किया है चाहे वो परचेज़ किया है, ठीक है, वो एक कैपिटल एसेट्स है, चाहे आपने मैन्युफैक्चर करी है या फिर आपने परचेज़ करी है। याद रखना उसकी कॉस्ट की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी जब आप इनकम कंप्यूट करोगे, बट अगर उसी एसेट्स पर डेप्रीशिएशन अलाउड है, if the assets is such on which depreciation is allowed, it will be allowed in both the cases। तो depreciation allow माना जाएगा चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है चाहे आपकी परचेज है। बात समझ में आई? अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखो जैसे हमने थर्ड पॉइंट में कहा कि अगर वो कैपिटल एसेट्स है, चाहे मैन्युफैक्चर है चाहे परचेज है, उसकी कॉस्ट डिडक्टेबल नहीं है। सेम वे में फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, थोड़ा हट के ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमेबल है, जिसमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, या तो किसी एक पार्ट को वोन आउट हो गया, उसको वोन रिप्लेस करने के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, या किसी भी तरीके से अगर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर लगाया गया खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना जाएगा और वो आपकी इनकम में से डिडक्टेबल इन नेचर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका बाय और मेक वाला डिसीजन। ओके, यहाँ तक आप करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।